वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामला के हवाले से और दीगर कुछ मामला जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की, तो बहरहाल ये सिलसिला जारी रह गया। अच्छा, आज क्योंकि हमारा स्केजल प्रोग्राम होता है और वो सेगमेंट आज क्योंकि नहीं हो पाएगा, हकीम अस्करी साहब क्योंकि इस वक्त कराची से बाहर हैं और इसकी पेश की इतला भी आपको दे दी गई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या इसी वीक के अंदर आगे जो है वो जिनका स्केजल प्रोग्राम थर्सडे को होगा तो होपफुली यहाँ पर होंगे, तो उनके साथ हमारी आपकी सेहत के हवाले से जो बात होती है इंशाल्लाह जारी रहेगी। इस वक्त प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, इस वक्त बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। उनको खुशामदीद कहेंगे। अख्तर आराई साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं बाबर खालिद साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक हैं, और उनसे आज हम कुछ मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। तो पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच बाबा फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। अख्तर भाई, एजुकेशन के हवाले से आपने बड़ी कोशिशें की हैं और वो कोशिशें रंग ले आई हैं। पॉलिसी मेकिंग के हवाले से हमेशा सवाल होता है कि पॉलिसी है क्या, एक्चुअली बड़ी कन्फ्यूजन अभी तक जो है वो नज़र आती है। पहले ये कहा जाता था कि जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है स्कूल खोलना, कम से कम 2020 के अंदर तो जो कुछ हुआ वो हुआ। 21 के अंदर कहा यह गया जी मार्च से पहले स्कूल नहीं खुल सकते, फिर ओवरनाइट पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आया। इस कन्फ्यूजन की वजह से पेरेंट्स तो परेशान, बच्चे तो होते ही हैं। क्या स्कूल वालों का भी ऐसा ही हाल है, ये ज़रा बताइएगा। ज़ाहिर है आपको आपका मुशाहिदा बहुत अच्छा होता है। हमेशा आपने देखा कि स्कूल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान रही, जी क्योंकि स्कूल प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स उन लोगों ने ओपन किए थे जो नेशन को सर्व भी करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक है। नो डाउट कि इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी था, मगर वो रातों रात अमीर नहीं होना चाहते थे। अगर करते तो बहुत से बिजनेस और भी मौजूद थे, यस और वो चाहते थे कि हम कम्युनिटी को भी सर्व करें और साथ साथ ये है कि हम कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में भी रहें। मगर इसके साथ साथ बहुत से नॉन प्रॉफिट यानी कि ऐसे इदारे भी मौजूद जी थे। जी अगर आज प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो शायद पाकिस्तान का एजुकेशन का हाल जो है बहुत ही भयानक होता, बिल्कुल जो कि आपको गवर्नमेंट स्कूल से नज़र आता है। तो अब ज़ाहिर है इस कोविड के अंदर 2020 जो ये 2020 का साल है बहुत बुरा गुजरा। यस हमारे नेशन हमारे तमाम बच्चों को जो है वो 4-5 साल पीछे ले गया। यस ठीक है, मगर कोई बात नहीं, इस तरह के कंडीशंस आया करती हैं और उसके अंदर से निकलना होता है। यस तो हम तो उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ हम आए थे जी और इस नेशन को सर्व कर रहे थे, आज भी हम वैसे ही सर्व करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। और पेरेंट्स, जहाँ तक है, पेरेंट्स भी बड़े परेशान थे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि हमारे बच्चे अब इंटरेस्टेड नहीं है एजुकेशन में। यानी अगर कोई प्री प्राइमरी में बच्चा था 3 या 4 साल से वो प्रिपेयर हुआ था, तो अब वो उसी 0 पॉइंट पर वापस आ गया। ये हमारा फीडबैक नहीं है, पेरेंट्स का फीडबैक है। इसी तरह से जब ये एग्जाम्स हुए ही नहीं थे उस सेशन के, जब ये फरवरी के 26 को सिंध में बंद हुए थे, अब एग्जाम नहीं हुए थे, तो वो विदाउट एग्जाम प्रमोट तो हो गए, मगर एक्चुअली वो 1 साल और पीछे चले गए। तो इस तरह से वो बैकवर्ड हो गए। खैर, अब कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की है कि 3 महीने 4 महीने आगे बढ़ाया जाए सेशन, और जून में एग्जाम्स होंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम दोबारा ट्रैक पे आने की कोशिश करेंगे, जिसमें 2-4 साल लग सकते हैं, कम से कम 2 साल तो लगेंगे। मगर अगर दोबारा इस तरह की इंट्रैप्शंस हुई, इस तरह की डिस्टर्बेंस हुई, तो हमारा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, इस तालीम का अल्लाह ही हाफिज है। अब दूसरी चीज़ें ये हैं कि आपने देखा कि इस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम्स जो लेने जा रहा है, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तब्दीली तो की है। अगर उसका मॉक एग्ज़ाम हो जाए थोड़ा सा पहले, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लाइक 50% MCQs से पेपर लेंगे, और दौरानिया जो है उसका पेपर का 2 घंटे कर दिया गया है, और इसी तरह से 30% जो है वो डिटेल्ड आंसर होंगे और शॉर्ट आंसर्स 20% होंगे। ये भी हिकमत अमली ठीक है। मगर जहाँ तक निसाब की बात है, इसके साथ एक नई चीज़ रिलेट हो रही है, जो कि सिंगल नेशनल कैरिकुलम की बात की जा रही है। अब उसमें हमारे इदारे हमेशा, जो बुक प्रिंटिंग है वो बहुत पीछे रहती है। इस वक्त ख़ास तौर पर 9-10 के जो बच्चे हैं, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, वो अवाम का शिकार हैं कि कौन से मतलब किस बुक से पढ़ा जाए, क्या किया जाए। बहरहाल हमारे पास बहुत ही कम वक्त दस्तयाब है जिसमें बच्चों को प्रिपेयर होना है, और अब रिक्वायरमेंट इस बात की है कि बजाय हम मेमोराइजेशन की तरफ जाएं, हम कोशिश ये करें कि नेशनल कैरिकुलम जो बनाया जा रहा है, सिंगल नेशनल कैरिकुलम, उसको समझें।
ठीक। ये ना सिर्फ स्कूल कम्युनिटी को समझना है, जो कि माशाल्लाह स्कूल कम्युनिटी तो क्योंकि उनकी ये फील्ड है, वो इस चीज़ को रिसर्च भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उनको पता भी है। राइट। मगर पेरेंट्स साइड पर कुछ इश्यूज हैं कि पेरेंट्स को कुछ इतना ज़्यादा उसके बारे में सही क्लियरेंस नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कोई ऐसी गवर्नमेंट आगाही की मुहिम चलाए Yes. कि तमाम जो है वो नेशनल कैरिकुलम जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। देखिए आपको पता है पाकिस्तान में पिछले 17 सालों से प्लानिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है, जी। मगर उसकी एग्जीक्यूशन अमली तौर पर उसमें नहीं अमल हो नहीं पाती। किया जा सकता, Yes, बिल्कुल। नहीं हो पाता। ठीक है, इस ये सबसे बड़ा जो अलमिया है ये है। बिल्कुल ठीक है। पहले भी नेशनल कैरिकुलम था, उस पर अमल नहीं होता था, इवन गवर्नमेंट के स्कूल्स उस पर अमल नहीं कर सकते थे, वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते थे। राइट। जो उसकी ट्रेनिंग देनी होती थी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था कि ये कैसे डिलीवर होगा, वो ट्रेनिंग पेपर्स पे होती थी या ऐसी होती थी कि बस हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद वर्कशॉप्स हो गई, मगर ऑन ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं होता था। Right. अगर ये वाला जो कैरिकुलम है, अगर इसके साथ भी वही काम हुआ तो फिर ये कभी तब्दीली आने वाली नहीं है। राइट। क्योंकि इस कैरिकुलम के फ़ायदे हैं, नो डाउट। हम चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स तो फुली तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ, बशर्ते कि गवर्नमेंट उनके साथ भी साथ दे। राइट। लेकिन सिंगल जो करिकुलम है ये एप्लीकेबल होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर, व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में काम कर सकती है चीज़ अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं पर्सनली देखिए, मैं अगर अपना तजुर्बा शेयर Yes, करूँ, yes. मेरी जो एजुकेशन रही है वो अमेरिका से रही Yes. है। मैंने अमेरिका से ग्रेजुएशन वगैरह की। पर्सनली जो मेरा मुशाहिदा रहा है कि आप अगर उठा के देखें दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे सिंगल करिकुलम नहीं होता। यस यस। ऐसा है क्योंकि देखें हर बच्चे की मुख्तलिफ सलाहियत होती है, सही है, और हर कंट्री का अपना एक डायनामिक होता है, हर कंट्री की अपनी एक इकोनॉमिक्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में तमाम बच्चों को स्कूल में प्रोग्रामिंग पढ़ाना शुरू कर देंगे तो शायद वो कामयाब ना हो। हर बच्चे का अपना एक एप्टीट्यूड होता है। अगर आप तमाम बच्चों को स्कूल में सिर्फ मैथमेटिक्स मेजर पढ़ाना शुरू कर दें तो वो भी शायद सही ना हो, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक काबिलियत होती है। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की बात करें, देखें पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ सर्विसेज सेक्टर भी है, तो हमें अपनी तालीम को भी उसी तरह से डाइवर्सिफाई करना होगा, मीनिंगफुल एजुकेशन हो, बजाय इसके कि हम एक सिंगल करिकुलम इम्प्लीमेंट कर दें। हमें एक ऐसा करिकुलम बनाना होगा कि हमें ये सोचना है कि इन बच्चों की कल को यूटिलाइजेशन कहाँ पर होगी। मिसाल के तौर पर आप तमाम बच्चों को बायोलॉजी या केमिस्ट्री स्कूल में अगर पढ़ाना शुरू कर दें तो आपको ये सोचना होगा क्या ये इनकी कल को मार्केट में खपत है कि नहीं है। अगला आने वाला दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, आपकी ऑटोमेशन इतनी तेज़ी से हो रही है, तो आपको ये जहन में मद्देनज़र रखना है कि हमारा करिकुलम ऐसा हो कि कल को ये बच्चे वर्कफोर्स का हिस्सा बन सके, ना कि आप सिर्फ ऐसे बच्चे पैदा करें जिन्होंने सिर्फ किताबें तो पढ़ी हो लेकिन उनकी कोई यूटिलिटी कम्पीट कर सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें देखें अभी भी इस जनरेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वो एजुकेशन हासिल क्यों कर रहे हैं। और फिर क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, बड़े ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लोग हम लोग बन गए ना, एजुकेशन इसलिए हासिल कर सकते हैं कि ये देखते हैं कि इससे नौकरी हमें क्या मिल सकेगी। तो इस चीज़ को भी मेरे ख्याल में अब ख़त्म होने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें अपनी कैपेसिटी देखनी है, अपनी डायनामिक्स को देखना है, अपनी इकोनॉमिक्स को देखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये शायद पॉलिसी मेकिंग में चीज़ मुझे अभी तक नज़र आया कि कहीं पे कंसिडर नहीं की जाती, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। लेट्स से जो आपकी जो जीडीपी का बड़ा जो पोर्शन है वो ज़राअत का होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तो सर्विसेज जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग तो एग्रीकल्चर। लेकिन यूनिवर्सिटी कितनी है? बिल्कुल 1-1.5, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती, तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर इस चीज़ को शामिल होने की ज़रूरत है। यस प्लीज़। मैं यहाँ पे एक आपको मिसाल देना चाहूँगा। आप अगर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखें, आपको उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है ना उसमें ये विजन आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर वहाँ जो एलिमेंट्री या प्राइमरी लेवल होता है वहाँ बच्चे को छोटी मोटी ज़राअत के तरीके सिखाए जाते हैं। आप ये देखें कि इंडिया में ग्रेजुअली बम्पर क्रॉप क्यों होती है, वीट की बम्पर प्रोडक्शन क्यों होती है। उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाएं आपको वहाँ पे भी प्लानिंग नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर अर्ली 90s में इंडिया ने अपने जिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बाहर भेजा, आज 25-25, 26-26 साल वहाँ वो काम करने के बाद आप देखें कि हमें कई सारी मिसालें नज़र आएंगी कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या उनमें सीनियर पोजीशंस पे इंडियंस काम करें, क्योंकि ये उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी। जब इंडिया 92 में ओपन होना शुरू हुआ उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और अपनी वर्कफोर्स को बाहर भेजना शुरू किया। तो
जब तक हम इस तरह की प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए मसाइल रहेंगे तालीम। एग्जैक्टली, यस अख्तर भाई प्लीज थोड़ी सी बात प्लीज कहूँगा। देखें, इन्होंने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा डिस्क्राइब भी किया, मगर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद हो गई। हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। राइट, स्कूल एजुकेशन में और जो फॉर्मल एजुकेशन में और प्रोफेशनल एजुकेशन में फ़र्क होता है। बेसिकली नेशनल कैरिकुलम बेसिकली एक विजन होता है कि हमारी नेशन की जो बच्चे हैं उसको कैसे ग्रूम करना है, उनकी बेसिक जो है ना उसको डेवलप करना होता है। आप सिलेबस की बात कर रहे हैं, बल्कि आप सिलेबस में भी फैकल्टी की बात कर रहे हैं कि ये बायोलॉजी की एग्जांपल दे रहे हैं या एक आईटी की एग्जांपल दे रहे हैं, ये नहीं है। वो एक फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, जिसके अंदर नेशनल कैरिकुलम को देखना होता है। उसमें सिलेबस तय नहीं किया जाता, सिलेबस एक कंपोनेंट होता है, सब्जेक्ट और एक खास फैकल्टी एक उसका एक और ज़्यादा सब ब्रांच होती है। बात यह है कि हमें नेशनली अपने कल्चर को देखते हुए हमने लर्निंग आउटकम्स देखने होते हैं। बेसिकली कोई भी कैरिकुलम होता है, फिर उसके साथ एक को कैरिकुलम होता है और एक एक्स्ट्रा कैरिकुलम। अख्तर भाई कथा कलामी की माजरत, लेकिन यहाँ तो बात है अभी फाउंडेशन बनाने की ना, कि फाउंडेशन बनेगी तो वो तो ग्रास रूट लेवल से ही काम होगा ना। तो पहले तो यही डिफाइन करने की ज़रूरत है। देखिए मिसाल के तौर पे आज आपको इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी ये चीज़ सिखानी पड़ती है कि जनाब आपने हाथ कैसे धोने। हम ये टीवी के ऊपर मैसेजेस आज आपको चलाने पड़ते हैं। इमेजिन कि वेस्ट में ये चीज़ स्कूल लेवल के ऊपर पहले दिन सिखाई जाती है। जब आप स्कूल की प्रेमिसेस में दाखिल होते हो सबसे पहले आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने हाथ किस तरह धोना है। तो इससे आप देख सकते हैं ना कितनी डिस्पैरिटी हो गई है, और फिर इसकी वजह से कितनी चीज़ें हैं जो अब हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे तो हमें पहले ग्रास रूट पे काम करना है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लेवल से काम करेंगे तो आगे जाके जो एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ऐसे ही है। मैं यही आपने अच्छी एग्जांपल दी, मैं उसी तरह से एक और एग्जांपल दी कि बेस तय करना है, बनाना है, डेवलप करना है। बच्चे को अभी से हमें ये नहीं देखना है कि हम सिर्फ डॉक्टरी बनाते जाएंगे, इंजीनियरिंग बनाते जाएंगे या ये मुख्तलिफ फील्ड। तो सर की बात से मुझे थोड़ा सा ये आइडिया लगा। बेसिकली नेशनल कैरिकुलम एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन की बात है, मेमोराइजेशन की बात नहीं की जा रही है। उसके अंदर रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी, उसके साथ में आप जापान के एग्जाम्पल दे दूँ। आपके एग्जाम्पल बहुत अच्छी थी आपकी, कि जापान में अगर स्कूल की सफाई बच्चे करते हैं या टीचर्स मिलके करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सारा काम करते हैं, तो उस काम करने की जो हैबिट डेवलप करनी होती है वो उनके कैरिकुलम का हिस्सा है। ठीक है ना, वो को कैरिकुलम एक्टिविटी, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी नहीं है कि करनी है तो करो, नहीं करनी बड़ी है अच्छी मिसाल आपने दी है, मैं आपको कंपलसरी। अब जिस नेशन के अंदर काम करने की आदत डाली जाएगी बेसिक्स के अंदर, तो वो जिंदगी में नाकारा बंदा नहीं बनेगा, वो काम का ही शख्स बनेगा। बाद में जाके वो चाहे वो सैटेलाइट पे चला जाए, चाहे वो आईटी की फील्ड ले ले, कोई भी फील्ड ले ले, इसी तरह से बेसिकली लैंग्वेज डेवलप करनी है, अपने कल्चर को पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो SLO यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पे काम करना होता है। नेशनल कैरिकुलम का जो आउटकम होता है वो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, और वो अपनी नेशनल विजन और एरिया, जो भी उसका हमारा विजन है, जो कॉम डेवलप की जा रही है, बेसिक है वहाँ से। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आएँ, आप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आएँ, तो ये बात इस तरह से है। तो हम तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन को, मेमोराइजेशन को डिसलाइक करते हैं। रट्टे वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो, उनकी लैंग्वेजेस डेवलप होंगी तो वो जाके किसी मीडियम के अंदर उसको पढ़ पाएगा। ठीक है ना, ठीक है। मैं जापान की फिर मिसाल देता हूँ, चाइना की देता हूँ, कि उन्होंने अपनी कौमी जबान में उन्होंने लैंग्वेज डेवलप की, उन्होंने ट्रांसलेट की दूसरी टेक्नोलॉजी। अगर रशियन ने कोई चीज इन्वेंट की थी तो उनकी बुक्स को पहले ट्रांसलेट किया अपनी जबान में, ताकि हम दूसरों के गुलाम ना बनाएं कि इंग्लिश में सिखाएं तो कल को ये बाहर भी जा सके। उन्होंने, चाइना ने किया क्या, जापानीज ने क्या किया कि बहुत पैसा लगाया, मगर उन्होंने अपनी नेशनल को प्रोफेशनल तक भी उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में डेवलप किया। मगर हमारे मुल्क में बेसिक एजुकेशन भी, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन भी इंग्लिश मीडियम में है। खैर ये इस वक्त बहस नहीं है। नेशनल जो अभी सिंगल सिलेबस है, हम इसके फायदे समझते हैं, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कहने का मकसद है कि एक मदारस से फारिग हुआ बच्चा वो भी उतना ही काबिल बच्चा है जितना कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से फारिग बच्चा होगा। बिल्कुल। और अगर किसी एक केमिस्ट सिस्टम का बच्चा है, वो क्यों अच्छा है? क्या मैट्रिक सिस्टम का बच्चा अच्छा नहीं हो सकता? क्योंकि उसके कैरिकुलम के अंदर डिफेक्ट है। ठीक है, वो रिसर्च बेस्ड बुक्स नहीं है, सिलेबस यानी पे सिलेबस उसका कंपोनेंट है। ठीक है, वो एक 8th
जो अमेंडमेंट आई थी उसके बाद सूबों को कुछ है यानी कि रिलैक्सेशन है कि वो उसको मोल्ड कर सकते हैं, मगर नेशनली वी आर पाकिस्तानी, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन चाहिए, हमें यूथ को इंटरनेशनली कम्पीट करना है, दुनिया भर में जाना है। जो हमारे मैट्रिक सिस्टम के बच्चे हैं वो क्यों केमिस्ट्री सिस्टम के बच्चों से थोड़ा पीछे रहते हैं, आप देख लें वो रटा हुआ जवाब ही लिख पाएंगे exactly. मगर जो केमिस्ट्री सिस्टम का बच्चा है वो अपनी ओन वर्डिंग में उसका आंसर लिख पाता है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है exactly. उसके पास लर्निंग आउटकम्स होते हैं। तो इस वजह से ये डिबेट थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली हो गई थी। तो इंशाल्लाह हम ये चाहेंगे कि बच्चा जो है वो उसके अंदर क्रिएटिविटी है। ठीक है, अच्छा अब ये सारा पॉलिसी के हवाले से आते हैं। बाबा ये बताइए कि ये जो एक गैप है कैम्ब्रिज सिस्टम का और ये जो हमारा जो लोकल सिस्टम जिसको हम काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं, ये जो एक बहुत बड़ा गैप है, अब इसको ऊपर तक लेकर आने के लिए तो फिर बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल होंगे। क्या वो सारे टूल्स हम इस्तेमाल कर सकेंगे कि हम कैम्ब्रिज सिस्टम से या से ऊपर इसको लेके जा सकें? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग इतनी आसान नहीं है। फिर जैसे मदारिस का स्टूडेंट जो एक 6 साल या 7 साल पढ़ चुका है, उसके लिए कोई नया सिस्टम अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फिर अगेन क्वेश्चन वही है, क्या वो उसको डाइजेस्ट कर सकेगा या नहीं? ये ज़रा बताइएगा कैसे मुमकिन होगा, कैसे एग्जीक्यूशन कैसे होगी? बिल्कुल, देखिए इसकी एग्जीक्यूशन का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आपका चेक एंड बैलेंस और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, आप देखें कि एक प्राइवेट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा या कैम्ब्रिज स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा एक सरकारी स्कूल के बच्चे से बेहतर क्यों होता है? उसकी वजह ये कि प्राइवेट स्कूल में या कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम में चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ ओनरशिप बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे हमारे मोहतरम मेहमान हैं, इनको पता होगा कि प्राइवेट स्कूल में चेक एंड बैलेंस होते हैं टीचर्स के ऊपर भी कि क्या वो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं या नहीं। एक कैम्ब्रिज सिस्टम में भी यही होता है कि जब टीचर पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि क्या वो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। लेकिन सरकारी स्कूलों में हमें पता है कि आपकी इरेगुलर अटेंडेंस होती है, टीचर्स वहाँ पे फेक अटेंडेंस मार्क करते हैं। जब तक टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक टीचर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि आया वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं या नहीं, तब तक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सरकारी स्कूलों में हम नहीं अचीव कर सकेंगे और उनके मयार को भी हम ऊपर नहीं ला सकेंगे जब तक चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग नहीं। ये बहस कैसे खत्म होगी जी, ये सरकारी स्कूल और ये प्राइवेट स्कूल? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया ना। होना तो ये चाहिए था कि जी हम उसको अपग्रेड करते, वहाँ पर हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास, क्योंकि रिसोर्सेज होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल से तो कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज है। अगेन बहस वहीं पे आ गई। आपसे याद है कुछ 600 प्रोग्राम इसके ऊपर हो चुके हैं, तो आज भी वहीं खड़े कि पहले गैप को ख़त्म करना होगा। सर, ये कैसे मुमकिन है? गैप गवर्नमेंट ने खुद ख़त्म करना है, मगर मैं तो ये समझता हूँ, मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ कि गैप क्रिएट किया गया। अच्छा, डिलिबरेटली ना ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि ये क्रिएट किया जाता है। देखें, आप देखेंगे कोई भी उंगली गवर्नमेंट पे नहीं उठाता, गवर्नमेंट के लोग खुद गवर्नमेंट पे उंगली नहीं उठाते, गवर्नमेंट स्कूल्स पे उंगली नहीं उठाते। उसकी वजह यह है कि बहुत सी वजूहत है। फिर वही है कि कुछ वजूहत ऑन एयर में नहीं कह सकता, ठीक है। एविडेंस के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स और इनके ये सारा सिस्टम मौजूद है तो ये गवर्नमेंट इसी तरह से चलती रहेंगी, इस तरह से ही गवर्नमेंट्स आती रहेंगी। क्यों किसी भी गवर्नमेंट की कोई कंसिडरेशन में नजर आता ही नहीं है? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि सिस्टम की बेनिफिशियरी है, इस वजह से आज कह दीजिए ना लोगों को। बेनिफिशियरी तो है, बेनिफिशियरी। देखिए वो तो बेनिफिट हर उस छोटी सी चीज से उठाना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को कहते हैं ना कि ख़त्म ही कर दो ताकि बच्चे जो है ना इसी ही गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएं, नंबर ऑफ इनरोलमेंट ज़्यादा नज़र आएगी, हमें ग्रांट ज़्यादा मिलेगी, हम उसको ज़्यादा करप्शन कर सकेंगे, सब मिल बांट के खाएंगे। अगर प्यून है एक गवर्नमेंट स्कूल का या एक टीचर है या एक सब, यानी कि हर स्टेक होल्डर वहाँ पर अर्निंग करता है और वो कमाता है। अब खैर ये बहस नहीं होनी चाहिए। अभी नेशनल कैरिकुलम के अंदर एक चीज़ है कि जो सवाल हमारी तरफ से है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से हमारी रिजर्वेशंस हैं कि अगर आप नेशनल कैरिकुलम की बात करते हैं तो फिर केमिस्ट्री सिस्टम का कैरिकुलम भी उसी नेशनल कैरिकुलम के तहत हो, या हमारा जो मैट्रिक सिस्टम का बच्चा है, मदारिस का बच्चा है, वो भी उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। बिल्कुल ठीक। या तो फिर आप एक तरफ क्या करना चाहते हैं, मदारिस और प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल का एक ही कैरिकुलम बनाना चाहते हैं, मगर आप केमिस्ट्री सिस्टम के बच्चों को टच नहीं करना चाहते। आप ये क्यों? क्या वो एलीट क्लास के बच्चे हैं? नहीं, बात देखिए, अब एलीट क्लास से बात ना, देखें कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ, कुछ केसेस में ये है कि उन्होंने यहाँ पर अपनी स्कूलिंग करनी है और फिर क्योंकि फैमिली उनकी पाकिस्तान से बाहर रहती है तो उनको वहाँ सेटल होना है। अब वहाँ पर अगर उन्होंने एजुकेशन हासिल करनी है तो उनकी स्कूलिंग एटलीस्ट ऐसी हो कि वहाँ जाकर हाई स्कूल में एडमिशन ले सकें, यूनिवर्सिटी में जा सकें, तो बड़ा जेन्युइन मसला है। तो ऐसी सूरत में क्या करें? अगर आप ये सिस्टम ख़त्म कर देंगे तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान में कोई भी पढ़ने के लिए तो तैयार नहीं होगा। इसका भी क्या जवाब है जी?
नहीं, बिल्कुल आपने ये भी सही कहा। बात ये है कि हमें अपने बच्चों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है ना, उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाना है। जब हम मयार की बात करते हैं, ग्लोबल एक बराबर करते हैं सबको, जी, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि हमारा एक मैट्रिक सिस्टम का बच्चा, हमारे मदारिस का बच्चा, एक गरीब का बच्चा वो इंटरनेशनली बीट कर सके। अच्छा, ये जो अभी नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं अख्तर भाई, उसके क्या साइलेंट फीचर्स हैं? कुछ तो डिस्कशन हुई होगी ना। कुछ देखिए, सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो आप एजुकेशन के, जब आपके साथ अगर कोई किसी किस्म की कंसल्टेशन नहीं हुई है या नहीं हुई है? 46, हाँ बिल्कुल आपका जवाब देता हूँ। 46 जो है इस कमेटी के मेंबर हैं, जिसमें से मनपसंद कोई 5 से 6 लोग, मैं पूछने वाला था आपसे, स्कूल एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से मौजूद हैं और वो भी मनपसंद हैं और यस सर करने वाले हैं। ठीक है, जो पॉलिसीज बनती हैं। अब मुझे बताइए कि हम एक 50% से ज्यादा स्टेक होल्डर है प्राइवेट सेक्टर, हमें क्यों नहीं 50% सीट्स दी जाती है? हमारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता? अब आपकी फेडरेशन में 250 से ज्यादा लोग हैं। बिल्कुल, तकरीबन 300 हमारी एसोसिएशंस हैं जो हमारी अलाय हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमें स्टेक होल्डर के तौर पर हमें उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। उन लोगों को बनाया गया जो सिर्फ यस सर करने वाले हैं और बस गवर्नमेंट जो चाहती है वो करे, ठीक है, कोई उंगली ना उठाए। आप बताइए इसके नतायज क्या होंगे? ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस मौजू पे हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी और एक ऐसा तालीमी निज़ाम जो पूरे मुल्क के लिए यकसा हो, राइज हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये तालीमी निज़ाम होना कैसे चाहिए, ये एक बड़ा मौजू है, एक बड़ी अहम बहस है जिसके ऊपर अभी बात की जा रही थी। कुछ देर पहले बाबर खालिद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा, उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। अख्तर आराई भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर रहे थे। बाबर साहब, अभी जैसे कुछ देर पहले कैम्ब्रिज सिस्टम की बात हुई, अब मसला ये है कि इन तमाम चीज़ों को भी हमें देखना है। और फिर मैं अब ये कहता हूँ कि देखिए, एक तालीमी निज़ाम सबके लिए होना चाहिए, बात तो किसी हद तक ठीक है। ये बच्चे की मेंटल कैपेसिटी होती है, ये तमाम चीज़ें, इसको भी तो डिटर्मिन करना होगा ना कि किसको कौन सा मॉड्यूल सूट करता है, उसके हवाले से उसको ट्रेन किया जाए। ये तो मेरे ख्याल में फिर हमारी कंसिडरेशन में बहुत बाद में जाकर आएगा, क्योंकि अभी तो हम बड़ी बेसिक चीज़ों को जो है वो ठीक नहीं कर पा रहे। आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे जो मेरे जैसे मैं जब मुझे पता चला सिंगल करिकुलम के बारे में, तो अगर जैसे मेरी राय ली जाए, आप अगर मुझसे पूछें तो इसका तरीका ये होना चाहिए था कि पहले तो मेरे ख्याल से शायद एक पाकिस्तान वाइड स्टडी होनी चाहिए थी कि ओवरऑल लोगों का, हमारे बच्चों का, यूथ का एप्टीट्यूड कैसा है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा इंटीरियर सिंध का रहने वाला है, एक बच्चा देही पंजाब का रहने वाला है, एक बच्चा नॉर्थ वजीरिस्तान या उस एरिया का रहने वाला है और एक बच्चा बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों का रहने वाला है। अगर आप उस बच्चे को कोशिश करें कि जी हम इसको अगले 4-5 साल में कैम्ब्रिज लेवल पे ले आएंगे, तो ये बड़ा इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हर बच्चे की अपनी सलाहियतें होती हैं, हर इलाके के अपने डायनामिक्स हैं, इन चीज़ों को हमें जहन में रखना होगा। तो मुझे तो इस वक्त जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो अभी तक अनश्योर हूँ कि ये नेशनल सिंगल करिकुलम में क्या इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है या नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बारे में। एग्जैक्टली अख्तर भाई, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आज कोई भी चीज़ आप अगर सोसाइटी में कोई बिजनेस कमेंस कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप इनिशिएट कर रहे हो, उसके पीछे रिसर्च होती है। हमारे यहाँ रिसर्च का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जहाँ पर जेन्युइनली रिसर्च होनी चाहिए, जो चीज़ आगे बढ़ेगी रिसर्च से, वहाँ पर नहीं है, तो यहाँ तो सवाल ही पैदा होता। पाकिस्तान की डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ हैं दूसरे ममालिक में। बिल्कुल ठीक कहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। उसमें बेसिकली 8वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तियारी है एजुकेशन के अंदर, वो इसी चीज़ को एड्रेस करती है कि अगर एक KPK है, उसका एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर KPK की गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंगली चीज़ें कर सकती है। जैसे लोकल लैंग्वेज है, या सपोज जहाँ सिंध के अंदर आसान सिंधी पढ़ाई जाती है। अच्छा अख्तर भाई, एक चीज़ जो है ना शामिल कर लें इसमें, हमारी तो कंसिडरेशन में कुछ और ही है शायद। देखें,
ये इलाके जो है ना, इनकी एक अलग अलग, आपको पता है कि एक वेदर अलग होता है, क्लाइमेट का बड़ा फर्क होता है। सिंध के अंदर जून जुलाई इंतहाई सख्त होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। खैबर पख्तूनख्वा में या बालाई इलाकों में शायद इतना सख्त नहीं होता, लेकिन कमाल है कि आपके यहाँ जो वेकेशन का जो सिस्टम है वो एक बराबर है, यानी कि वहाँ पर तो इतनी गर्मी नहीं होती, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। सर्दियाँ शायद ज़्यादा मुश्किल होती हैं, और कराची में तो क्योंकि सर्दी होती ही नहीं है, तो यहाँ लेकिन हमारे यहाँ छुट्टियों का निज़ाम एक जैसा है। ये भी तो एक बड़ा हर्डल है, अभी तक तो इसको नहीं एड्रेस किया जा सका है, ये तो ज़रा बताइए। देखिए, नॉर्दर्न एरिया में समर वेकेशंस इस तरह नहीं होती 2 मंथ्स की या 2.5 मंथ्स की। वहाँ पर समर वेकेशंस 1 वीक की होती हैं, और वहाँ पर विंटर वेकेशन जो होती हैं वो दिसंबर स्टार्ट होने से पहले ही तकरीबन डेट्स होती है, उसी के अंदर 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स तक हो जाती हैं। ठीक है, यही बात है, ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। आपने निशानदेही तो ठीक की, मगर वहाँ पर है। मगर ये ज़रूर है कि बाज़ बर्फानी इलाके होते हैं वहाँ पर ज़्यादा, कुछ एक दरमियाने से इलाके होते हैं वहाँ पर। खैर, वहाँ पर फिर यही समर वेकेशन का सिस्टम पहले से मौजूद है। ठीक। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या बाबर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल ठीक था। उसी हिसाब से मैं ये कह रहा था कि 8वीं तरमीम से सूबे कुछ चीज़ों में खुद मुख्तियार होते हैं कि वहाँ पर वो के सिलेबस के अंदर या कैरिकुलम के अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर वो नेशनल कैरिकुलम से बिल्कुल मुतजाद नहीं हो तो। बात चीज़ें बिल्कुल रिवर्स जा रही हैं, तो वो वहाँ पर देखा है, क्योंकि हमारी अपनी नेशनलिटी है, ज़ाहिर है पाकिस्तानियत है, तो ये चीज़ें हैं। मगर एक बात ज़रूर है कि वो एकदम देहाती रूरल एरियाज़ का बच्चा कैमिस्ट सिस्टम के करीब तो नहीं जा सकता, मगर ये जो नेशनल सिंगल कैरिकुलम है ये उस तरफ लेके जा रहा है कि जो इंटरनेशनली हमारी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड्स को मीट करने की। क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में 4 या 5 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, एक बॉडीज़ हैं, जिसमें से एक बॉडी है और उसके साथ ये कंसल्ट कर रहे हैं, जो कि दुनिया भर में असेसमेंट्स की एक बहुत बड़ी बॉडी है। मुझे एग्जैक्टली उसकी शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा वो हो रहा है ताकि मैं गलत ना रीड कर सकूं, मगर उसको वो हमारे पार्टनर्स हैं, पाकिस्तान ने उनसे कांटेक्ट किया है कि हम किस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनली लेके जा सकते हैं। ये खुश आइन है। ठीक। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कैमिस्ट सिस्टम के बच्चों को क्यों नहीं इस नेशनल कैरिकुलम के साथ लाया गया, या हमारे बच्चों के उसके करीब क्यों नहीं लाया गया। और इससे सबसे बड़ा जो सवाल है वो जो 70 साल से या उससे पहले होता है कि जो प्लानिंग करते हैं उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता, उस पर अमल नहीं हो पाता। सबसे बड़ा अगर इशू है तो वो ये है। ठीक है। और उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट के इदारे ही हर्डल्स होते हैं। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर डिलीवर कर रहा है, बाबर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे क्यों नहीं अभी तक उस स्टैंडर्ड पर आए। एक 500,000 रुपए की फीस वाले स्कूल के अंदर, प्राइवेट के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है वो कदरे बेहतर है, अच्छा बेहतर है उस गवर्नमेंट स्कूल के से बच्चे से। ठीक है। मगर इसी के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का हाल ये है कि हमारे, अब बोर्ड की देख लें कि पिछले साल एग्जाम नहीं हुए, एग्जामिनेशन फीस का 70% हिस्सा एग्जामिनेशन कंडक्ट करने पे खर्च होता है, सेंटर्स पे होता है, उसकी स्टेशनरी पे होता है, उसकी चेकिंग, कॉपी चेकिंग में चेकर्स को पैसे दिए जा रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सी वो डिटेल्ड है। वो 70% हिस्सा इनका बच गया पिछले साल। इस साल इस कंडीशन के अंदर, इस वबाई बीमारी के नतीजे में जो फाइनेंशियल इश्यूज थे, इनको ये चाहिए था कि इस साल एग्जामिनेशन फीस वेव कर देते। अब गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला, बोर्ड के फंड्स भरे पड़े हैं, वहां फेक इनवाइसिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं मेरे मुंह से निकल गया, एविडेंस है हमारे पास, ठीक है, मगर वो पैसा पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हुआ। अब इस दफा फीस ली जा रही है, लूटा जा रहा है बच्चों से, दोबारा ली जा रही है, और उनको कोई रिलीव नहीं दिया जा रहा है, स्कूल को कोई रिलीव नहीं दिया। अब नए चेयरमैन आए हैं बोर्ड के कराची के, वो किसी से मीटिंग नहीं करते। अच्छा। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किसी से मीटिंग नहीं करते, फिर लेट फीस ले रहे हैं। ओहो, 2,500 रुपए लेट फीस ले रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जब आपने सेशन, मैं सिर्फ आखिरी जुमले पे, ये सेशन आपने 4 महीने आगे कर दिया, जी जी, तो फिर आप इस नॉर्मल फीस को आप 4 महीने आगे तक क्यों नहीं चला सकते? सीधा सीधा सवाल है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमें लाइन पे बड़ी मशहूर मारूफ टेलीविजन एंकर अली नासिर साहब जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और तमाम ही मामलात पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका जो है वो एक निजी चैनल से जो आप देखते भी हैं। अली नासिर साहब को पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, सुबह के वक्त आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। अली नासिर साहब फरमाइए, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो ये जरा मैं चाहूँगा कि आप इसमें अपना हिस्सा डालिए।
आप क्या समझते हैं? आप मुतमईन तो यकीनन नहीं होंगे, तो सिस्टम से आप बागी हैं, तो ये जो तालीमी निज़ाम है इसको किस तरह देखते हैं? ज़रा इसके ऊपर तो तबसरा कीजिए ज़रा। असल में बात यह है कि हमारा प्राइमरी का, सेकेंडरी का और हायर सेकेंडरी स्कूल का निज़ाम इंतहाई तालीमी निज़ाम इंतहाई तकियानुसी, ठीक है। और बुनियादी बात यह है कि इसमें बच्चों को वो तालीम दी जाती है जो उनको जिंदगी में कभी काम भी नहीं आएगी, और वो बिल्कुल आप समझे कि गैर मुतल्लिका चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ा दी जाती हैं जी। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उसका शायद 10% भी इस्तेमाल नहीं होता। ठीक। इस वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान में अक्सरियत बच्चे जो पास होते हैं मैट्रिक में, एफएससी के अंदर, वो चीटिंग के मास्टर बन चुके होते हैं। तो हमारा तालीमी निजाम बेसिकली चिटर पैदा करता है, बेहतरीन चिटर, एक्सीलेंट चिटर किस्म के लोग पैदा करता है, जिसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करूंगा उन लोगों को जिनकी बेहतरीन बसीरत की वजह से दुनिया के अंदर चिटरों के अंदर हमारा नाम जो है वो मशहूर होता है। देखिए सर, तालीमी निजाम के अंदर आपको जानते हैं जो पंजाब फूडी कल्चर कहते हैं, पाकिस्तान में और शहरों में मुख्तलिफ नाम दिए होंगे इसके, लेकिन कराची के कहते हैं। ये कोई सीधी सुई बात नहीं है यार साहब, जो कुछ पढ़ के आते, मैं अक्सरियत ही बात कर रहा हूँ सर। जी जी जी। देखें, मैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहा जी, मैं अक्सरियती बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैट्रिक का बच्चा मैंने भी दिया, इंटर का बच्चा आपने भी दिया, मैंने भी दिया। ये अलग बात है कि कुछ वजीरों ने नहीं दिया, कुछ मुखिरों ने नहीं दिया, फिर भी पास हो गए। लेकिन बात ये है कि ये इशू ये पैदा होता है कि इन बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि 80% से ज्यादा तो चीटिंग कर दी है। बिल्कुल। तो मेरी मुतवाना समाज ये है कि पहले आप ये तो स्टडी करो कि आप पढ़ा क्या रहे हो, और अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपने में मुख्तलिफ शूरा पढ़ा दिए, या फिर साहब मैंने तो आज तक कभी मैथमेटिक्स का एक भी शूरा जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होते देखा नहीं, जबकि आपको पता है मैं तो रियाजी पढ़ाता भी। जी बिल्कुल। इसके अलावा सर मैंने पीरियोडिक टेबल जो था ना, जिसमें मुख्तलिफ धागे, गोल, माया, सबके मुख्तलिफ हमें बताया हैं, गैसों के बारे में बताया, लेकिन आज आप किसी बच्चे से पूछ लें तो आए वहीं छाए करेगा। पढ़ने वाले बच्चों को ये तक नहीं पता कि मैट्रिक ME से होता है या MA से होता है। ठीक है सर, बात ये है कि तालीमी निजाम का मकसद रोड लर्निंग नहीं, बच्चे के अंदर ऐसे स्किल पैदा होने चाहिए जिससे उसके अंदर वो सलाहियत पैदा हो सके कि आगे वो एक अच्छा शहरी बन के सामने बड़ा। हाँ, तालीम का मकसद एक अच्छा इंसान बनाना है। कमाई वो आपके मुल्क में जिस तरह से हो रही है सारी दुनिया जानती है। बाकी ये कि आप अल्लाह माफ करे कहना तो नहीं चाहिए कि इनकी बहुत सारी बातें पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे तो बदमाश पैदा हो रहे हैं आपके यहाँ। ठीक है, देखिए अली नासिर जी फरमाइएगा ना, कौम का एक मिजाज भी तो होता है। आप बड़ा अच्छा तबसरा इसके ऊपर करते हैं, आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर है। बस क्या है कि अब हर आदमी घर पे बैठा हुआ नाश्ता कर रहा है, बेगम ने नमक नहीं डाला, उसका गुस्सा तो मेरे ऊपर निकाल देगा, मैंने कौम के अंदर बता रहा है। ठीक है ना सर? तो अब इनके ऊपर मैंने बताया करना छोड़ दिया सर। कौम की इस्लाह में कभी बहुत पहले छोड़ दी, इस्लाह उसी चीज हो सकती है जो कभी ठीक हो जाए। ठीक है, हमारे यहाँ कौम का ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। आपने पेचीदा मसला रखा, मैंने पेचीदा मसले का आपको जवाब दिया कि सर आपको मुझे गवाही से बताएंगे, आप बोलते नहीं है, लेकिन आप जी आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे हमारे तालीमी निजाम में ग्रेड मांगते हैं, माँ बाप पोजीशन मांगते हैं। ऐसा ही। देखिए वो फिल्म आई पड़ोसी मुल्क, उसका नाम है तारे ज़मीन पर। जी ठीक है सर? अब मैं आपको खुद पता है याद है, मैंने जिंदगी में कभी उर्दू नहीं बोली, मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने तो आपको देखकर और टीवी एंकरों को देखकर थोड़ी बहुत उर्दू बोलना शुरू की। आज जो लोग कहें कि मैं पता नहीं तारीखी तौर पर कोई उर्दू था, लेकिन बात आपको ये मैं बता रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पे इंसान तालीम, यानी कोई भी तालीम का जरिया होता है वो माहौल होता है, मुआशरा होता है। जी। कौम अगर खुद पढ़ी लिखी होगी ना, इंटेलेक्चुअल्स को अहमियत देगी, तो बच्चे खुद पढ़ेंगे। ऐसा ही। आप क्या पता है किसकी अहमियत है? जी। तलंगा बदमाश, गुंडा, अमीर आदमी। अब ऐसे लोगों को जब आप माशरे के अंदर तरजीह दोगे तो फिर तालीम कौन सा बच्चा हासिल करेगा? बच्चा तो बोलेगा मैं फराडिया बनूं। यार पैसे तो उनके पास होते हैं जो हमारे मुल्क में फराडिया होते हैं। जी बिल्कुल, पैसे तो उनके पास होते हैं जो, और माशरे में इज्जत किसकी होती है? जिसके पास पैसे हो।
ऐसा ही गलत बोल रहा हूँ तो मेरी नफी कर देना यार। ऐसा ही है अली भाई, शामिल गुफ्तगू रहिए। अब मैं चाहूँगा हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए बाबर खालिद साहब, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी जारी थी। अख्तर अराई साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात हो रही थी। बाबर, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी रोल मॉडल की बात हो रही है, अब ये एक बड़ा मसला बन चुका है, कल भी इसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू एक रही है कि बच्चे अब आइडलाइज़ कर रहे हैं जैक मा को, मार्क जुकरबर्ग को। और मैं एक बच्चे से पूछ रहा था, मैंने कहा आप कहाँ तक तालीम हासिल करने का आपका इरादा है? तो वो कहता है जी क्या करना है, मार्क जुकरबर्ग को देख लें, आज वो बिलियनर है, और वो कौन सा हाई स्कूल गया हुआ है, या जैक मा को देख लें, आप कौन सा कोई इतना पढ़ा हुआ है। तो ये तो आपका एक मिजाज बन गया कौम का, तो ये अब जा किस तरफ रहे, ज़रा इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए। देखिए, मैं इस आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। और ये सिर्फ अप्रोच बच्चों में नहीं पाई जाती, ये आपके यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में पाई जो कि बहुत गलत है। अगर आप तालीम के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें ग्लोबली, जिसमें आप मार्क ज़करबर्ग या जैक मा की बात करें, ये शायद 1 या 2% लोग हैं। अगर आप ग्लोबली एजुकेशन के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, ग्लोबली दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हों या उनके ओनर्स हों, मेजॉरिटी उसमें से आप समझ लें 75 to 80%, ये मैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ, ये इनके जो ओनर्स हैं, ये इन सब के पास कॉलेज डिग्रीज हैं और ये सब बहुत हाई लेवल के कॉलेजेस में गए हैं। कोई स्टैनफोर्ड में पढ़ के आया है, कोई पेंसिल्वेनिया में पढ़ के आया है, किसी के पास मास्टर्स की डिग्री है, किसी के पास बैचलर्स की डिग्री है मिनिमम। देखें, बच्चे ये तो बात कर लेते हैं कि मार्क ज़करबर्ग ऐसा है या जैक मा ने ऐसे किया, क्या कभी बच्चे इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, या इवन जो हमारे कॉलेज ग्रेजुएट्स जो अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं, क्या वो कभी इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि मार्क ज़करबर्ग तो शायद 21 या 22 साल का था जब उसने फेसबुक क्रिएट कर ली थी। वो इतना कॉन्फिडेंट था, वो इतना जीनियस, इतना शार्प था कि वो फेसबुक क्रिएट करके कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर अपना काम शुरू कर चुका था। अगर आप जैक मा की बात करते हैं, जैक मा ने ज़िंदगी में कितने सारे फेलियर देखे, उसके बाद जाके उसने शायद 40 या 45 साल की उम्र में अलीबाबा बनाई। क्या हमारे बच्चों में इतनी हिम्मत है कि वो इतने फेलियर्स बर्दाश्त कर सके? देखिए, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा, और ये बच्चों में बहुत गलत अप्रोच पाई जाती है अगर वो इस तरह सोचते हैं कि जी कॉलेज डिग्री से करके क्या करना है। कॉलेज डिग्री या एक ग्रेजुएट डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये हमें डायरेक्शन सही। बिल्कुल, मैं अली भाई की बात तो कह रहे हैं मैं पहले तो अली भाई का, और आप वो था, मैं तो पहले अली भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खुल के बात की है और बड़ी अच्छी उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। अभी कल ही की बात है, तो ये अक्सर बेशतर होता है कि पेरेंट्स की सोच है, अब देखें उनके बच्चे मैट्रिक 9 वाले इस वक्त बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होना ही नहीं चाहते इस बार। वो चाहते हैं कि पिछली तरह पास हो जाए जी, बगैर फीस दिए पास हो जाए, बोर्ड की फीस दे दें मगर स्कूल की फीस ना दें, ठीक है, पास हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए। तो अभी जैसे अक्सर और बेशतर कंप्लेंट्स हो जाती हैं, एक पेरेंट है उसने 1 साल की फीस नहीं दी, उसका बच्चा मैट्रिक में है, हमने कहा कि पहले फीस क्लियर कर दीजिए, चलो 50% दे दीजिए, हम आपका बच्चे का बोर्ड में फॉर्म भेज देते हैं। वो कह रहे नहीं जी कि जब पढ़ाया नहीं तो किस बात की फीस, बिल्कुल ठीक है, ये बोर्ड की फीस ले लें, पिक्चर्स ले लें, फॉर्म पे साइन कराएं, ये भेज दें। मैंने कहा जिस इदारे से पढ़ रहा है उसको तो कुछ पैसे दीजिए। वो आगे कंप्लेन करने चले गए, जब पढ़ाया नहीं है तो फीस किस बात की। यानी ये उनका, फिर जब पेरेंट्स इस तरह से करेंगे, उनका एटीट्यूड ये होगा, बच्चे भी तो बदमाश पैदा होंगे। अली भाई ने सही कहा, तो वो स्कूल में ही बदमाशी करते हैं बच्चे उनके, आके टीचर की बेइज्जती करते हैं, उससे आर्गुमेंट करते हैं, कोई असाइनमेंट नहीं करते, ठीक है, वो कहते हैं कोई ना कुछ हो जाएगा, शॉर्टकट हम कर लेंगे, पास कर लेंगे, और वहाँ असेसमेंट क्या, एक टेस्ट नहीं दे सकते। तो ये जब हमारे कौम का, माशरे का हाल होगा, बच्चे पबजी खेल रहे हैं, इस टाइप की गेम्स खेल रहे हैं, बल्कि मीडिया पे क्या बताऊं, पता नहीं कौन कौन सी एंटरटेनमेंट में बिजी हो गए, तो दे डोंट वांट टू सी द बुक, उसका चेहरा ही नहीं देखना चाहते, बस हम चाहते हैं कि बस ऐसे ही पास हो जाएं, डिग्री ज़्यादा मिल जाए। तो ऐसे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाके क्या करेंगे? फिर बाबर साहब ने भी सही कहा कि वही रवैये यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। पहले जितनी जनरेशन ऊपर आई हैं वो यही इसी प्रोसेस से होके आई हैं। तो ये बच्चों को ईज भी तो बड़ी दे दी है ना, अब आपने सारी चीज़ तो बच्चों को प्रोवाइड कर दी है, तो फिर किस चीज़ की कंप्लेन आप यहाँ पे, बल्कि सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको और देना चाहूँगा। मैं एक दफ़ा पहले भी कहीं बैठा हुआ था, देखें, जो अगर हम वेस्ट की बात करें या हमारे पाकिस्तान के करिकुलम की बात करें, आपने भी उन्हीं स्कूलों से पढ़ा है जिधर से मैंने पढ़ा है। मैं बिल्कुल जैसे मैट्रिक सिस्टम से मैंने एजुकेशन अपनी इनिशियली, आप देखें हमारे मैट्रिक सिस्टम में हमें क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल हमारी उर्दू की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है, हमारे जो शोरा हैं उनकी ज़्यादातर शायरी में मायूसी पाई जाती है कि महबूब छोड़ के चला गया, ऐसा ही है, मेरा दियार लुट गया, मेरा मोहल्ला लुट गया।
आप अगर वेस्ट का करिकुलम उठा के देखें, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, गलिवर्स ट्रैवल, इसी तरह की इंडियाना जोन्स उन्हें पढ़ाया जाता है। अब ये बच्चे की ना शुरू से जहन साजी हो रही होती है कि मैं जब बढ़ूंगा ना तो मैं भी इंडियाना जोन्स बनूंगा, मैं ऐसे एक्सप्लोरेशन करने जाऊंगा, मैं भी एक गुब्बारे में बैठ के वो जो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वाली स्टोरी। अब जब हमारा बच्चा ये पढ़ते है कि जी मेरी महबूबा मुझे छोड़ के चली गई, हमारी शायरी में आपने पढ़ा, तो वो बच्चे की ना ग्रेजुअली वो सबकॉन्शियस डेवलपमेंट हो रही होती है, वो भी उन्हीं लाइंस पे फिर सोचना शुरू करता है, अच्छा यार मेरे साथ भी ऐसा होगा, एक मायूसी वाली। तो ये मायूसी वाली सोच से भी हमें जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। अली नासिर साहब की बड़ी अच्छी इसके ऊपर रिसर्च है। अली नासिर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं? मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ। खालिद भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम कहें जी, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की। अच्छा, वो शायरी के ऊपर ये भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं आप तो इसके ऊपर पूरी एक वो कर चुके हैं सीरीज, जरा फरमाइएगा। नहीं, ये तो देखें, मैं तो ये ऐसा महसूस करता हूँ यासिर साहब के, देखें शायरी से शगफ रखना ये तो अच्छी चीज, लोगों की पहचान है। ऐसे ही बात ये कि हमारे शायरों की या हमारे शौरा की जो शायरी है जी वो बुनियादी तौर पे बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई, मतलब ये है कि ये जैसे लिखा होता है ना 18+, बेसिकली बच्चों को तो ये शायरी पढ़ानी नहीं चाहिए। शौरा जो है इन्होंने तो आपको पता है इनकी शायरी ज्यादातर जिसका महवर जो है वो इश्के मजाजी है, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, इश्के मजाजी और फुल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आपका फैमिली प्रोग्राम है, मुनासिब नहीं है। ये उनकी लाइफ स्टाइल भी इस तरह की है कि अगर इनकी सवाने उम्र पड़ी जाए तो वो किसी के लिए कोई मिसाली नहीं तस्वर की जाएगी। बिल्कुल ये हाँ, इंटर के बाद बच्चों को पढ़ानी चाहिए। उनके मासूम जहन इस तरह के जो शौरा हैं उनका जो अंदाजे पे हैं वो इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर नसर में कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए, मैं आपके सामने यासिर साहब बड़ा मुश्किल सा एक मसला रखता हूँ। जी जरूर। बात ये है कि जदीद उलूम जो है वो पढ़ाई जा ही नहीं सकती उर्दू जुबान के अंदर। जी। कल मैं देख रहा था, एक आपकी बड़ी पसंदीदा टीवी एंकर है, वो सड़कों पे निकली हुई थी लाहौर में। अच्छा। तो वो पूछ रही थी, मेरा शहर है लाहौर, तो लाहौर शहर के अंदर वो घूम रही थी, लोगों से पूछ रही थी कि उर्दू में तालीम क्यों नहीं हासिल की जा रही। तो फिर आपको पता है कि हमारे प्यारे शहर लाहौर जो मेरा अपना शहर है, आप तो जानते हैं, बिल्कुल है, मैं वहीं का हूँ, तो वहाँ पे लोग जो तिया पांचा कर रहे थे उर्दू जुबान का, तो वही मेरे लिए पहले परेशान कुन हो गया। तो वो हाँ, मिजाज लहजा अदायगी आपको पता है वहाँ की बड़ी खूबसूरत है, बंदे को ये नहीं पता लगता कि कौन सी जुबान में बात हो रही। एनीवे, हाँ, नहीं शहर मेरा है, मैंने जी बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन बात ये है कि उर्दू के ऊपर इतना ज्यादा इंसार करने की आप कोशिश ना करें। बात ये है कि जदीद जो उलूम है ये पढ़ाई नहीं जा सकती। मैं आपके सामने मासूम से कुछ मासूमाना से सवाल रख देता हूँ। जी। देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मेरा शोबा है इक्तिसादियात का। जी बिल्कुल। पहले तो इसकी ट्रांसलेशन नहीं मौजूद कि फाइनेंस की ट्रांसलेशन इक्तिसादियात है या माशियात की डेफिनेशन जो है वो उसके माने जो है इक्तिसादियात है। जी। बजट के लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन यासिर साहब, शराब के लिए ना 6-8 लफ्ज आपके शौरा ने, हर शेर के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यार ये देखें बच्चे क्या पढ़ेंगे। सर ये बात है, हम इन्फ्लेशन बच्चों को समझाने लगते हैं ना तो वो घूम कर हमें सिर्फ महंगाई के आके हमारी टांग टूट जाती है। मैंने कहा बेटा, मैंने बच्चों को समझाया, मैंने कहा बेटा ये जो उर्दू जुबान के अंदर बहुत सारे अल्फाज के जो है वो सही से जो है शरह मौजूद नहीं है, ना उसके माने मौजूद है, ना मुतबादिल अल्फाज मौजूद है। तो वो मुझे कहने, मैंने यही मिसाल उनको दी, तो मैंने कहा देखिए मैं, तो कहने लगे मैं के माने मैं नहीं। मैंने कहा बेटा मैं नहीं, मैं के माने वो जो मना है पाकिस्तान में। ठीक है यहाँ पर शौरा का ज्यादातर वक्त गुजरता था मैकवे में। सर मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं सारे राज खोल दूंगा, आपके मुल्क के अंदर सारा एक्सपोज हो जाएगा सब कुछ। आप मुझे बताएं किसने आज तक तराजिम के ऊपर किसी ने काम किया सर? नहीं सर। देखिए जापान की कामयाबी क्या है जी, हर जो भी इंटरनेशनल किताब आती है उसको फौरन जापानी जुबान के अंदर तर्जुमा कर दे। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, ऐसा ही है बिल्कुल है, और इसका बाकायदा प्रोफेशन है, लोग माहिरीन मौजूद है वहां पर। आपके यहाँ इस पर कोई काम नहीं हो रहा। आप एमबीए के अंदर जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, फाइनेंस पढ़ाया जा रहा है, मार्केटिंग, अच्छा मार्केटिंग का उर्दू में लफ्ज बता दे मैं मान जाऊंगा। ठीक है, जो मुझे मार्केटिंग का लफ्ज बता देगा वो मैं उसको मान जाऊंगा। सर मार्केटिंग का उर्दू में कोई लफ्ज बता दे मुझे। ठीक है। अच्छा उर्दू में पता है मार्केटिंग का लफ्ज मैं आपको बताता हूँ। जी उर्दू में मार्केटिंग के माने मार्केटिंग। ठीक है यार, ये देखे ना मजाक बनाया हुआ, उर्दू जुबान का मजाक बनाया हुआ। हर आदमी ये कहता है मैं तरक्की उर्दू के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अरे साहब आप तरक्की उर्दू के लिए क्या काम कर रहे हैं? अच्छा अली नासिर, आप बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ी सैरासिल गुफ्तगू आपके साथ रही है, क्योंकि वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा से एक मौका देंगे। आप ज़रूर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और इस मौजू पे आपसे मज़ीद जो है वो गुफ्तगू की जा सकती है। अली नासिर साहब की ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की है
और बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही उन्होंने कर दी है। लेकिन अब यह है कि इसके ऊपर तो एक पूरा प्रोग्राम हमें रखना पड़ेगा। आखिरी 5 लम्हात है, मैं चाहूँगा अगर कुछ इरशाद करना चाहे तो सही। बस मैं अपने कौम के इन वालिदैन को बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे उन बच्चों के हम भी खैर ख्वाह हैं। प्राइवेट सेक्टर सर्व करता रहा है और करना चाहता है। ठीक। खुदा के लिए आप अपने उन स्कूलों में जाएं जहां बच्चे आपके पहले पढ़ रहे थे। जी। स्कूल चेंज करना ही इसका हल नहीं मसले है। का हल नहीं है, आप बिल्कुल ठीक उसमें कुछ न कुछ फीस दें, कुछ कोऑपरेट करें, बहस न करें। वी आर नॉट पार्टी, हम आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। तासुर ये दे ताकि दिया गया है ना, बिल्कुल। बच्चों को आपने जो अच्छा इकदाम उठाया था, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लेकर गए अच्छी तालीम के लिए, बिल्कुल ठीक उसको जारी और सारी रखें, रिलेशनशिप बिल्डअप करें। हम आपके साथ हैं। ठीक है बाबर, वन लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे? बस मैं अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करूंगा। आई विश एंड आई होप के जो नेशनल करिकुलम हम इम्प्लीमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट, अल्लाह करे उससे हमें वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल हों जो सेट किए गए हैं That is very important. और हमारे बच्चे फ्यूचर में अपना रोल प्ले कर सकें। ठीक है बाबर खालिद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अख्तर भाई वंस अगेन आप इतनी मसरूफियत के बावजूद प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, आपका बहुत शुक्रिया। और ये आज हमारी गुफ्तगू रही एक्सक्यूज़ मी, बात हो रही थी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, और ये ऐसा मौजूद है इसके ऊपर अभी बहुत बहुत गुफ्तगू हो सकती है। तो आज क्योंकि वक्त हमारे पास कम था, लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर ये कोशिश रहेगी कि इस मौजू के ऊपर मज़ीद बात की जा सके, और इस तरह के जो और हमारे दीगर मेहमान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इंशाल्लाह हम सहमत देते रहेंगे। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।